बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम जो है इस वक्त सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट कॉलेज का प्रीलिम पेपर सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री का। कुछ पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी, इसे गौर से देख लीजिएगा इस वीडियो को। इसकी पहली एमसीक्यू है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन आइदर ज्वाइन और लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आइंस। अगर एटम पे चार्ज आ जाए या ग्रुप ऑफ एटम पर चार्ज आ जाए तो उसे आइंस कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके निकालने का फार्मूला होता है एन स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके निकालने का फार्मूला होता है 2 × 12+1, और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके निकालने का फार्मूला होता है 2n²। ऊपर की वर्डिंग जरा सी चेंज होगी ना तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। इस वक्त आंसर है n²। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज CH2O। मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी वजाहत करी है। ये CH2O एसिटिक एसिड का भी एम्पेरिकल फार्मूला है, ग्लूकोज का भी है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास 60 हो तो ये एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर मास 180 हो तो ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6 है, तो वहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है, मॉलिक्यूलर रेशियो 6:12:6, और 6 से सब डिवाइड हो जाएंगे तो रेशियो आ जाएगी 1:2:1, जिससे एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O। MCQ नंबर 4, द फार्मूला विच represent actual number of atoms of each element in a molecule is called molecular formula। शहीद मिल्लत कॉलेज के पेपर में भी MCQ लगी हुई है। MCQ नंबर 5, 980.0 have 4 significant figures. Which molecule has trigonal planar BF3? मॉडल पेपर में भी यह है। मीथेन की शेप टेट्राहेड्रल, BF3 की शेप ट्राइगोनल प्लेनर, अमोनिया की शेप ट्राइगोनल पिरामिड, और इथाइन या एसिटाइलिन की शेप लीनियर। ये 4 MCQs हो गई। हो सकता है ऊपर ट्राइगोनल प्लेनर के बजाय क्या कह दे, ट्राइगोनल पिरामिड, तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगर कह दे टेट्राहेड्रल तो आंसर हो जाएगा मीथेन, और अगर कह दे लीनियर तो आंसर हो जाएगा C2H2, इथाइन और एसिटाइलिन, दो नाम है इसके। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एक्चुअल यील्ड, theoretical yield, balanced yield, experimental yield। ये फील्ड नहीं है, yield है। सारा y से लिखना था, actual yield, theoretical yield, YIELD होता। ये मिसप्रिंट हो गया, तो इसका आंसर है theoretical yield। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बेस पर जो आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो थियोरेटिकल यील्ड कहलाती है। MCQ नंबर 8, मैग्नीशियम 2+, इसका एटॉमिक नंबर दे दिया 12, इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रिक नहीं है। विद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 दिया है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 10 इलेक्ट्रॉन है। जिसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इस पे +1 चार्ज है, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैल्शियम इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि कैल्शियम पर का एटॉमिक नंबर 20 है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, 18 इलेक्ट्रॉन है। और ये पोटेशियम का नंबर इन्होंने गलत लिख दिया, इसका 19 एटॉमिक नंबर होता है, इस पे +1 चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 18 इसके भी इलेक्ट्रॉन। ये कैल्शियम 2+ और पोटेशियम +1 एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बीटा रेस आर
कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बीटा रेस को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और आपको पता है अल्फा रेस को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो वो जो मॉडल पेपर में आ रही है हीलियम न्यूक्लियाई कर तो उसको चेंज करके बीटा रेस बना दिया ताकि आंसर के ऑप्शन चेंज हो जाए। यही ऑप्शन कई कॉलेजेस में आ रहे हैं, चारों ऑप्शन, लेकिन कहीं पूछ रहे हैं अल्फा रेस तो आंसर होगा हीलियम न्यूक्लियाई। इन्होंने चेंज करके बीटा रेस कहा तो इलेक्ट्रॉन। दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद कर जाने। एमसीक्यू नंबर 10 है, द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर की डेफिनेशन ही यही है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। अगर ये पर यूनिट लेंथ के बजाय पर यूनिट टाइम कह देते तो आंसर फ्रीक्वेंसी होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 पाई बॉन्ड्स। ये पाई का सिंबल इन्होंने बनाने की कोशिश की है, इनसे बना नहीं। तो कह रहे हैं किसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड वहां होते हैं जहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो ट्रिपल कोवेलेंट में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, और डबल कोवेलेंट में एक सिग्मा 1 पाई, और सिंगल कोवेलेंट सारे सिग्मा होते हैं। तो मीथेन के चारों बॉन्ड, मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा है, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ये ईथीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा 1 पाई है। ये इथाइन है C2H2, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक सिग्मा 2 पाई है। तो यही इसका आंसर है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है। O2 में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा 1 पाई है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बहुत अच्छी एमसीक्यू है, अमाउंट ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ऑल टाइप्स ऑफ टेम्परेचर जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। 13 में क्या है, इफ आर, टी, एम, वी एंड पी आर गैस कांस्टेंट, यानी आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम मोलर मास है, वी वॉल्यूम है, और पी प्रेशर है, देन डेंसिटी इज गिवन बाय, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है पीएम ओवर आरटी। डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का फार्मूला है पीएम ओवर आरटी। यहां फिर मिस प्रिंटिंग हुई है, डीएम ओवर आरटी कर दिया, ये प्रेशर करना पड़ेगा डी को। और एक डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है एम ओवर वी होता है। तो इससे भी बनता है फार्मूला एम ओवर वी से। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी है क्योंकि ऊपर सारी क्वांटिटीज को मेंशन करा है और ये नहीं पूछा कि किसकी डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी का एक फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम भी है। अगर डेंसिटी ऑफ गैस का क्वेश्चन होता तो बड़ा वाज़ी होता, तो फिर पीएम ओवर आरटी होता। मैंने इसलिए इसको टिक करा है क्योंकि गैस कांस्टेंट वगैरह उसने दिए हुए, तो शायद उसी तरफ रुझान हो। द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड SO2, ये CH4 है, नहीं बल्कि CH4 भी नहीं, सॉरी, ये हीलियम है, ये SC नहीं है, HE है, बन नहीं सका गलत। द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हीलियम एंड SO2 इज, कैसे पता चला हीलियम, आगे मास दिया हुआ है हीलियम का 4, मीथेन नहीं है ये, असल में हीलियम है, C नहीं है ये, E है, और SO2 का 64। तो इस पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगा देंगे। पहले जिक्र हीलियम का है तो हीलियम का रेट ऊपर रखेंगे, तो मैंने कहा रेट ऑफ हीलियम ओवर रेट ऑफ SO2। वैसे आप किसी का भी रेट ऊपर रख सकते हैं। ग्राहम्स लॉ लगाकर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो रेशियो आएगी 4:1 की। मैंने फार्मूला क्या लगाया, रेट ऑफ हीलियम ओवर रेट ऑफ SO2 इक्वल होगा अंडर रूट के अंदर मास ऑफ SO2 ओवर मास ऑफ हीलियम। तो SO2 का मास 64 है, हीलियम का 4 है, तो जब मैं 64 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा, और 16 का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 आएगा। इसलिए मैंने रेशियो 4:1 को टिक करा। ये आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, 1:4, ये इक्वल को हटा के 1:4 ये, लेकिन उस वक्त होता
कि जब वो SO2 का जिक्र पहले करता क्वेश्चन में, हीलियम का बाद में, तो आंसर 1:4 हो जाता। अहम एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 15 है, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉडल पेपर में भी आई है। आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो केल्विन होता है, और 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 16, विच फैक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता केमिकल इक्विलिब्रियम पर। कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां ऑप्शन ए में ना कंसंट्रेशन चेंज लिखना चाह रहे थे, जो चार्ज हो गया। मिस्टेक काफी है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत है। ऑप्शन बी में प्रेशर चेंज, इससे भी इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज। तो तीनों पर केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, लेकिन कैटलिस्ट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता, या एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3 इज, मैंने कहा +2, जबानी निकाल दिया मैंने। एक सोडियम +1 होता है, 2 सोडियम +2, और 3 ऑक्सीजन की -6 है। जब 3 ऑक्सीजन की -6 है तो Na2 और S2 दोनों की मिलकर +6 होगी। उसमें से हमें पता है एक सोडियम की +1 है तो 2 की +2 हो गई, तो 2 सल्फर की +4 होगी। 2 सल्फर की +4 है तो 1 सल्फर की +2 होगी। वो ये रहा। मैंने वैसे यहां कैलकुलेट कर दिया इसको, जो रिवायती तरीका होता है हमारा। Na2S2O3, तो सोडियम की +1 है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सोडियम एटम, और नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 है। फिर प्लस सल्फर की निकालनी, उसका सिंबल ऐसे ही बना देंगे, और नंबर ऑफ सल्फर एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड। फिर प्लस ऑक्सीजन की -2 है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 3 है। ओ सॉरी 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। इज इक्वल टू 0, क्यों? कंपाउंड है, और कंपाउंड में नेट चार्ज 0 होता है, तो कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू 0 होता है। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, S को 2 से करा 2S, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, -6 और +2 सॉल्व होकर -4। अब ये -4 राइट पे जाता है, +4 और 2 नीचे आकर डिवाइड होता, तो 4/2 +2 होता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ। ये बोलर एटॉमिक नंबर नहीं है, बोहर एटॉमिक रेडियस है। बोहर, ये फिर गलत मिसप्रिंटिंग हो गई। बोहर एटॉमिक रेडियस फॉर n = 1 इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। A0 है ये बेसिकली, और मैंने इधर फार्मूला लिख भी दिया है। रेडियस निकालने का फार्मूला एमसीक्यूज नंबर 18 में देखें, Rn = 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²। और पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालने हैं तो r की जगह यहां पे भी 1 रखा और इस n की जगह पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0.529 एंगस्ट्रॉम से जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आप चाहें तो इस एंगस्ट्रॉम को खोल के लिख दें। एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ये खुद एक अलग से एमसीक्यूज है। इस वक्त ऑप्शन है 0.529 एंगस्ट्रॉम। हो सकता है पेपर में जब आए तो एंगस्ट्रॉम को भी खोल दे, तो मैंने एहतियातन नीचे ये लिख दिया 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर। और हो सकता है ये डेसिमल पॉइंट राइट पे मूव करा दे, 5.29 कर दे, तो फिर एक पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻11 मीटर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हो सकता है। रटिएगा नहीं, अपनी स्किल्स को बढ़ाइएगा। आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच क्रिस्टल? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये बहुत अहम और अच्छी एमसीक्यू है। आइस क्या एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, चैप्टर 2 से आई है। विच वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जो मास पे डिपेंड नहीं करती। आई से इंटेंसिव आता है, आई से इंडिपेंडेंट ऑफ मास आता है, बस ये याद रखिएगा। मोल, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, या ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी,
वो एक्सटेंसिव होती हैं, मास पे डिपेंड करती हैं, लेकिन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये ऑल टाइप्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। इस वजह से मैंने आंसर विस्कोसिटी को लगाया। लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू दी सरफेस टेंशन, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। लिक्विड राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, और कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एमसीक्यू नंबर 22, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइन विद हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। 9 से आप इस डेफिनेशन को जानते होंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV, ये V इसके बराबर में नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू डेल्टा E। कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम को जो हीट सप्लाई की जाती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का सबब बनती है, और इंटरनल एनर्जी को हम E से शो कर रहे हैं, तो आंसर है डेल्टा E। द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स डम्बेल, कहीं पर s ऑर्बिटल आ रहा है, कहीं पे p ऑर्बिटल आ रहा है। अगर s ऑर्बिटल कहते हो तो स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल की शेप क्या है तो डम्बेल, और d ऑर्बिटल की डबल डम्बेल। अब हमारे पास है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.6 ग्राम ऑफ O2 एट STP इज 1.12 dm3। कैसे सॉल्व कराए? फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या है ये देखिए एमसीक्यू नंबर 25 में। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP निकालने का फार्मूला है N इंटू 22.41 dm3। बाज़ औक़ात हम इस n को खोल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, और 22.41 dm3 वैसे ही है। मास उसने इस दफा दिया था 1.6, मोलर मास ऑक्सीजन का होता है 32, और ये 22.41 वैसे ही है। अब आप इस 22.41 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड करेंगे तो 1.12 dm3 आ जाएगा। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 डिग्री। वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, अमोनिया में 107 होता है, और मीथेन में 109.28, यानी 109 डिग्री 28 मिनट कहते हैं इसे 109.5 डिग्री भी कहते हैं। 27, when electron go from N2 equal to 2345 to N1, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से शेल नंबर 1 में जंप लगा दे, तो आपको पता है इसे लाइमन सीरीज कहते हैं। और अगर किसी भी शेल से शेल नंबर 2 में जंप कर दे तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज हासिल होती है आपको, लाइंस सही है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल होती है वो बॉमर सीरीज से बिलोंग करती है। और अगर कहीं से भी ऑर्बिट नंबर 3 में आ जाए तो पॉस्टन सीरीज है, 4 में आ जाए तो ब्रैकेट सीरीज है। चारों बता दी मैंने। 28, Hess's law of constant heat summation includes final product only, initial product, initial reactant, intermediate, फाइनल प्रोडक्ट। 2 दफा इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट का आंसर दे दिया, फाइनल प्रोडक्ट ओनली, फाइनल प्रोडक्ट ओनली, ए में भी और डी में भी। बेसिकली Hess's लॉ क्या है? वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचा गया है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन बनता है फाइनल प्रोडक्ट ओनली कवर्ड, सही है। नेक्स्ट है 29, one of the following pair of compound is isomorphic in nature and that is
ऑप्शन ए आंसर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, ये फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड का एफ बड़ा करना पड़ेगा और इस ऑप्शन को भी बड़ा करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड दोनों की शेप क्यूबिक होती है और दोनों की इंपेरिकल रेशियो सेम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशियो 1:1 है और सोडियम फ्लोराइड में सोडियम और फ्लोरीन की रेशियो 1:1 है। एक ऑप्शन ये भी सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड NaCl। जहां तक मैं समझ रहा हूं जितनी प्रिंटिंग मिस्टेक पेपर में चल रही है उसके हिसाब से ये NCl नहीं होगा, NaCl हो। तो ये भी दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं। क्यों? दोनों क्यूबिक शेप के। लेकिन बेस्ट आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, क्यूबिक होती हैं दोनों। अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, ऑल ऑफ देम। एक क्रिस्टल में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। मसलन एटॉमिक क्रिस्टल जो होती है उसमें सारे मेटल के एटम होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूल होते हैं और आयनिक क्रिस्टल में आयंस होते हैं। 31 H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये HR नहीं है, H न्यू है और उससे क्या बन रहा है? 2HCl बन रहा है। तो Cl का C भी बड़ा किया जाएगा और इसकी रेट एक्सप्रेशन इन्होंने लिख दिया dx/dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी H2 एंड H2 और कौन है? क्लोरीन। तो रेट है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2 यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है। ये रेट एक्सप्रेशन इन्होंने गलत लिखी है, क्योंकि अगर यही रेट एक्सप्रेशन लिखी गई ना तो इसका ऑर्डर लगेगा सेकंड है, क्योंकि H2 की पावर भी 1 है, क्लोरीन की पावर भी 1 है। तो रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर का सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है और इसके लिहाज से सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन जितने प्रोसेस सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, ये जो एरो पे लिखा हुआ है H, और हर फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 0 ऑर्डर होता है। तो मैंने इसलिए 0 ऑर्डर को टिक करा है। मैंने इस इक्वेशन को सही लिखने की कोशिश करी है, देखते हैं ये ऐसे होता है। H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl है। इस पे मैंने रेट है ना, रेट एक्सप्रेशन लिखी तो कैसे लिखी? इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 0 वहां उन्होंने ये नहीं बनाई। और किसी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1, तो ये हो गया 1। क्लोरीन की पावर 0 क्या होगा? 1 और K मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? K। तो ये इसकी रेट एक्सप्रेशन बनी। MCQ नंबर है 32। ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाय, ये भी इंशाल्लाह परसों के पेपर में आएगा। विस्कोसिटी का यूनिट पॉइस और डाइपोल मोमेंट का यूनिट डिबाय, इनमें से एक MCQ जरूर लगेगी। 33 व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट एक्सपेंड्स। आपको पता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं 0 की तरफ तो वाटर जो है ना वो फैलना शुरू कर देता है, जबकि चीजें ठंडा करने पे सुकड़ती हैं, लेकिन ये पानी का बेतरतीब फैला हुआ है। इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। अगर आप 4 से 3 करेंगे, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0, तो वाटर एक्सपेंड होना शुरू कर देगा। 34 when electron revolves around the nucleus is shell of hydrogen atom then centripetal force is equal to, in shell of hydrogen atom कहना था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, तो ऑप्शन ए आंसर है। The E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो चार्ज और मास की रेशियो पूछिए इलेक्ट्रॉन की, वो 1.758 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम आएगी। कैसे? आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता होना चाहिए, मास भी पता होना चाहिए, दोनों को रख के डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा।
मैंने करा है यहाँ पे ट्राई इसको, ये रही। एमसीक्यू नंबर 35 देखें, E बाई एम इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और ग्राम के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 10⁻⁻28 ग्राम है। अब आप 1.6 10⁻⁻19 को 9.1 10⁻⁻28 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1.758 10⁸ कूलम पर ग्राम आ जाएगा। अब एमसीक्यू नंबर है द कोटेशन नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर, ये गलत लिखा है फिर प्रिंटिंग, ये है द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर। तो 3p ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, इसका n है 3, और p ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू होती है 1, तो ये l इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3, ये आंसर है। एमसीक्यू नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड। शहीद मिल्लत कॉलेज पेपर में भी ये आई है एमसीक्यू। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता ही नहीं चारों में से, तो वायलेट, ये प्रीवियस वीडियो में उन्हें डिटेल से बताया। 38, इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू रिएक्टेंट साइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाता है, और जब भी बैकवर्ड तेज होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। तो उसने सवाल में कहा है कि एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डैश डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मैंने कहा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है रिएक्टेंट साइड की तरफ। 39 देखते हैं, अ रिएक्शन हैज इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है अगर इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की तो कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी। आंसर है एंथैल्पी चेंज इज 0। एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, रास्ते की नौयत पे डिपेंड नहीं करते। एमसीक्यू नंबर 40, अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय। कैटलिस्ट जो रिएक्शन के को एक्सेलरेट करता है वो किस वजह से करता है इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, गलत। लोअरिंग डेल्टा एच, इसका डेल्टा इस तरफ चला गया, ये इस तरफ होगा लेफ्ट के। कह रहा है लोअरिंग डेल्टा एच यानी एंथैल्पी की तब्दीली में कमी कर ऑप्शन सी में लिखता है लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यही आंसर है। कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और रिएक्टेंट की एवरेज इंटरनल एनर्जी को राइज करता है। 41, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो रेट की पूरी डेफिनेशन है। कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2NH3 N2 plus 3H2 the relationship between Kp equal to Kc। ये जो रिलेशन बिटवीन Kp इक्वल टू Kc है, स्लैश करके जो ये 2 आया ना, ये गलत आ गया है। असल में ऑप्शन डी का आंसर देखे ना, वो भी Kp बराबर है Kc/2, वही चीज वहां पे प्रिंट हो गई है, कर्सर हिल गया है और वो वहां पे प्रिंट हो गई। क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc ये बताना है। तो अगर प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से ज्यादा होते हैं तो Kp Kc से बड़ा होता है, और अगर प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के मुकाबले में कम हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ना यानी Kc Kp से बड़ा होता है। अब आइए, रिएक्टेंट के कितने मोल हैं 2, प्रोडक्ट के कितने, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 + 3 4, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के कम है। इसका मतलब है जिस कंडीशन में ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें
Kp Kc से बड़ा होगा, क्योंकि Kp के नंबर ऑफ मोल्स Kc से ज्यादा हैं। तो सॉरी, Kp कब बड़ा होता है? जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा और रिएक्टेंट के कम। जो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, इस वजह से Kp बड़ा है, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन को टिक कर दिया। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है। सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल भी होते हैं। और ये पहले रख ही ले रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनके कॉन्सेप्ट पक्के हैं वो टिक करेंगे इसको। तो क्योंकि इसने बोथ ए एंड सी का ऑप्शन नहीं लिखा, इसको लिखना चाहिए था बोथ ए एंड सी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल हासिल होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन यही है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्सअप होकर से बराबर की तादाद में सेम शेप और सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बनाने का प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सही है, डीजेनरेट भी इसका आंसर है और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इसका आंसर है। सही है, दुआओं में याद रखिएगा। मजीद वीडियो का इंतजार करिएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। खुदा हाफिज।